हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई करी हो और पार्ट 1 जो है वो आपने देख लिया हो, आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपकी डाउट को आप क्लियर करें। अब यहाँ पे आता है मॉडर्न फॉर्म। सॉरी, ये पार्ट तो हो गया था। अब जो हमें आज करना है दैट इज लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स। अब यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में जब इंट्रोडक्शन समझा था, जब इंट्रोडक्शन देखा था, तो हमने ये बताया था आपको कि क्रेडिट या लोन, इसका मतलब है कि आप जब किसी से पैसे उधार लेते हो और आप उसे प्रॉमिस करते हो कि मैं आपको ये जो पैसा है ये बाद में चुका दूंगा। पैसे ही नहीं, लेट से आपने किसी शॉप पर जाकर के कोई सामान खरीदा और आपने कहा कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको कुछ टाइम में वो पैसा चुका दूंगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि वी हैव टेकन अ लोन, उधार लेना। तो उधार लेने का मतलब यही नहीं कि आपने पैसा उधार लिया है, आप किसी भी चीज़ का उधार ले सकते हो। कोई भी आपने चीज़ खरीदी और आपने उसके पैसे पे नहीं किए अभी तक, तो वो उधार है आपका, वो उधार है आप पर, लोन है आप पर। जब तक आप उसे पैसा नहीं पे कर दोगे तो वो लोन जो है आपसे नहीं उतरेगा, यानी कि आप डेप्थ डेप्ट यानी क्रेडिट के अंडर में आ जाओगे। Now, let us take the story of banks further. What do the banks do with the deposit which they accept from the public? अब इसको समझते हैं हम, फिर हम करेंगे आगे। एक सेकेंड। मान लेते हैं कि एक बैंक है, उसके पास इन टोटल 100 रुपये हैं। इन टोटल 100 रुपये हैं। एक बैंक है जिसके पास 100 रुपये जमा है। जितने भी सारे डिपॉजिटर्स हैं उन सबका मिलाकर के 100 रुपये बनते हैं उस बैंक में। अब बैंक क्या करेगा, इस 100 रुपये में से 15 रुपये, 15 रुपये वो इन फॉर्म ऑफ कैश रखेगा, इन फॉर्म ऑफ कैश रखेगा। 15 रुपये इन फॉर्म ऑफ कैश रखेगा। मान लो कोई डिपॉजिटर आया, उसने कहा कि मुझे ये पैसे चाहिए, तो ये जो 15% उसने एज अ कैश रखा है, उसमें से वो जितना अमाउंट ये पर्सन मांग रहा है वो उसको दे देगा। अब यू नो दैट जब भी कोई डिपॉजिटर अपना पैसा मांगता है बैंक से, तो बैंक उसको विद इंटरेस्ट देता है। तो लेट से कि इस बैंक ने मांगे 8 रुपये, 8 रुपीज मांगी, उसको विद इंटरेस्ट देगा वो, लेट से +4 करके देगा, तो कितने हो गए, 12 रुपये देगा वो बैंक। इस इंसान को, लेट से ए पर्सन को वो 12 रुपये देगा। ये ए पर्सन क्या था, डिपॉजिटर था, जो कि अपना पैसा विड्रॉ करना चाहता है। तो बैंक क्या करेगा, ये जो उसने 15 रुपीज एज कैश रखा है आउट ऑफ द टोटल 100 रुपीज, तो उसमें से जो कुछ अमाउंट है वो डिपॉजिटर को दे देगा विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ। आई होप ये क्लियर हुआ हो। अब यहाँ पर एक दूसरी सिचुएशन लेते हैं। एक बैंक है अगेन, जिसके पास 100 रुपये है। अब एक इंसान आया और उसने बोला कि आई नीड लोन, आई नीड मनी। लेट से इसको 40 रुपीज चाहिए, तो बैंक क्या करेगा, इन 100 रुपीज में से 40 रुपीज इसको दे देगा। लेकिन क्या यहाँ पर भी वो इस इंसान को विद इंटरेस्ट देगा? नहीं, बल्कि इस पर इंटरेस्ट लगाएगा। समझ नहीं आई बात? सी, दिस इज द विड्रॉअर है। यहाँ पे ये डिपॉजिटर था, डिपॉजिटर पैसा विड्रॉ करने आएगा तो वो इंटरेस्ट के साथ पैसा लेकर के जाएगा। लेकिन जब
एक विड्रॉ, कोई विड्रॉर आएगा, तो वो विड्रॉर जो है उसको सरप्लस मनी नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा मनी नहीं मिलेगा कि 40+50 कर दें या 40+5 कर दें एज इंटरेस्ट, नहीं, बल्कि इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर इसने 40 रुपए लिए हैं तो इसको बैंक को लेट से 5% के इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा, यानी 45 रुपीज देने पड़ेंगे, यहाँ पे 5 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। सो यहाँ पे विड्रॉर पे इंटरेस्ट लगता है और बोरोवर पर, सॉरी, जो विड्रॉर होता है, जो बोरोवर होता है, उस पर इंटरेस्ट लगता है और डिपॉजिटर को इंटरेस्ट दिया जाता है बैंक के थ्रू। ठीक है। सो banks keep only a small portion of their deposit as cash with themselves. For example, bank in India these days hold 15% of their deposits as cash. जो भी टोटल डिपॉजिट है उसमें से 15% को कैश की फॉर्म में रखते हैं। This is kept as a provision to pay the depositors who might come to withdraw money फ्रॉम द बैंक ऑन एनी गिवन डे। किसी दिन आ गए, मान लो जो डिपॉजिटर्स हैं कुछ पैसा लेने अपना, तो फिर वो उसको दे देंगे, बैंक उस इंसान को वो पैसा दे देंगे विद विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ देंगे, बल्कि एक्स्ट्रा मनी देंगे। Since any particular day only some of the money many depositors come to withdraw cash, the bank is able to manage this cash. Now bank use major portion of the deposit to extend loans. अब जो बैंक है, जो डिपॉजिट कर रखा है ना, उसका ज्यादातर जो पोर्शन है, यानी जो डिपॉजिट कर रखे हैं उसको जो ज्यादा यूज किया जाता है ना थ्रू बैंक इज टू एक्सटेंड द लोन्स, कि हम दूसरों को लोन्स देंगे। तो डिपॉजिटर का ही पैसा है जो बोरोवर्स को मिल रहा है। नाउ देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर द लोन फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लोन तो बहुत लोग लेते हैं, कोई बिजनेस सेटअप करना है तो लोन लिया जाएगा, या बच्चों को पढ़ाना है तो एजुकेशन के लिए लोन लिया जाएगा, हेल्थ लोन लिए जा सकते हैं, सो या होम लोन लिए जा सकते हैं, या फिर आपने कोई व्हीकल खरीदना है तो जैसे कार लोन लिया जाता है। सो वी शैल रीड मोर अबाउट दिस इन द फॉलोइंग सेक्शन। लेकिन अभी हम देखते हैं कि बैंक इस पैसे का क्या करते हैं, कैसे वो लोन देते हैं। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये चीज़ समझाने वाली हूँ कि बैंक्स डिपॉजिटर्स को भी पैसा दे रही हैं अगर वो विड्रॉ करने आ रहे हैं तो, और बोरोवर्स को भी वो पैसा दे रहे हैं अगर बोरोवर्स पैसा लेने आ रहे हैं तो बात ये आती है कि बैंक तो इस तरह से खाली हो जाएगा, बैंक तो खाली होता जाएगा, बैंक की इनकम क्या बचेगी। तो यहाँ पे देखो, मान लो बैंक के पास 100 रुपये हैं, ठीक है, 100 रुपये है। अब एक कोई डिपॉजिटर आया, उसने कहा कि मुझे 50 रुपये चाहिए, तो बैंक ने उसे 50 रुपये दिए। अब बैंक विद इंटरेस्ट उसे 50 रुपये देगा, यानी कि बैंक डिपॉजिटर को 50 रुपये के साथ कुछ सरप्लस मनी भी देगा, एक्स्ट्रा मनी भी देगा। तो यहाँ पे उसने +5 करके उसको दे दिया। तो यहाँ पे डिपॉजिटर ने 50 रुपीज मांगे थे लेकिन उसको 55 रुपीज मिल गए। बोरोवर आया, उसने कहा, बोरोवर आया, उसने कहा कि मुझे 50 रुपीज चाहिए, मुझे 50 रुपीज चाहिए। तो अब बैंक ने कहा ठीक है, हम तुमको 50 रुपीज देंगे, लेकिन हम तुम्हें तुम्हें हमें विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यानी कि बोरोवर को 50 रुपए के साथ साथ 10 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे बैंक को एट द एंड, क्योंकि बैंक अपना पैसा उसे दे रहा है। तो बैंक कहेगा कि ये तो तुमने लोन लिया है इसलिए तुम्हें ये पैसा मुझे पे करना पड़ेगा, लेकिन विद इंटरेस्ट, यानी विद 10 रुपए मोर, यहाँ पे हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे बोरोवर ने बैंक को 60 रुपीज पे किए, ठीक है, बोरोवर ने बैंक को 60 रुपीज दिए। अब आप देखो, बैंक को 60 रुपीज मिला और 55 रुपीज उसने दिए,
60 रुपीज उसे मिले और 55 उसने दिए। अब 60 माइनस 55 करो, यू विल गेट 5। दिस इज द डिफरेंस कि कितना उसको मिला और कितना उसने दिया बैंक ने। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट बैंक्स हैव 5 रुपीज एक्स्ट्रा विद देमसेल्व्स। बैंक के पास 5 रुपए ज्यादा है यहाँ पे। नाउ दिस इज देयर इनकम, यही है उनकी इनकम। सो एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ से आप कंक्लूड करोगे कि द इंटरेस्ट दैट banks pay to the depositor is lower than the interest they take from the borrower. The interest that banks pay to the depositor, जो पैसा डिपोजिटर्स को दिया जाता है बाय द बैंक एज इंटरेस्ट, वो कम होता है, लेकिन जो बोरोअर से इंटरेस्ट लिया जाता है बैंक के थ्रू वो ज्यादा होता है। और इसका जो डिफरेंस बचता है वही होता है मेन सोर्स फॉर द फार्म फॉर द बैंक्स। सो द डिफरेंस बिटवीन ठीक है, अब देखो ये जो डिफरेंस बचा 60 माइनस 55 करके, यही क्या है, यही है मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बैंक। तो आप कैसे लिखोगे, द डिफरेंस बिटवीन द मनी टेकन फ्रॉम द बैंक, जो पैसा बैंक से लिया गया है फ्रॉम द बोरोवर, ये 60 जो रुपीज है जो कि बैंक ने बोरोवर से लिए हैं और जो डिपोजिटर्स को दिया है दैट इज 55 रुपीज, तो उनका डिफरेंस जो कि यहाँ पे ₹5 आया है, तो वही क्या है, मेन सोर्स ऑफ इनकम है फॉर द बैंक। ये बुक से हम रीड कर लेते हैं एक बार। Banks charge a high interest rate on loans than what they offer on deposits. The difference between what is charged on the borrower and what is paid to the depositor is the main source of income. दोनों को माइनस करेंगे आपकी, क्या बोरोवर को दिया है, क्या बोरोवर से लिया है और क्या डिपोजिटर को दिया है, उसका जो डिफरेंस बचेगा वही है मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर दी बैंक्स। ओके, नाउ टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्रेडिट यानी लोन जो लिया जा रहा है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आपने देखा होगा आपकी फैमिली में या आपके रिलेटिव्स में कि दे ट्राई टू अवॉइड टेकिंग लोन। सो देखा होगा आपने कि दे ट्राई टू अवॉइड टेकिंग लोन्स, लोन नहीं लेना चाहते हैं। अब वैसे तो लोन एक पॉजिटिव साइड भी देता है और एक नेगेटिव साइड भी देता है। पॉजिटिव साइड क्या है, पहले हम देखते हैं कि क्रेडिट होता क्या है, व्हाट इज क्रेडिट। Credit refers to an agreement in which the lender supplies the borrower with money, goods, and service in return for the promise of future payment. यहाँ पे क्या लिखा है कि ये एक एग्रीमेंट है, किसके बीच में है, लेंडर और बोरोवर के बीच में है, जिसमें क्या है कि लेंडर सप्लाई कर रहा है मनी को या गुड को या सर्विस को टू द बोरोवर in return for the promise of future payment. That means lender और borrower के बीच में एग्रीमेंट हो रखा है कि लेंडर जो भी गुड सर्विस है वो बोरोवर को देगा और बोरोवर फ्यूचर में उसको पेमेंट कर देगा। एग्जाम्पल सिंपल है, आप गए दुकान पे, आपने कुछ खरीदा और आपने कहा कि अंकल मैं आपको मनी पे बाद में पे कर दूंगा, तो वो अंकल कहेंगे हाँ हाँ कोई बात नहीं ठीक है। तो दिस इज एन एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड द between you and the shopkeeper. Shopkeeper here is the lender who is lending you the good service or money in return for the promise of future
फ्यूचर पेमेंट, कि ये एग्रीमेंट है लेंडर और बोरोवर के बीच में, जिसमें बोरोवर और लेंडर का ये रहता है कि लेंडर उस बोरोवर को जो भी चीजें हैं वो सप्लाई कर देगा और बोरोवर क्या इन रिटर्न उस इंसान को इन फ्यूचर पेमेंट कर देगा। ठीक है। नाउ यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है और यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया है। इस एग्जाम्पल में द फर्स्ट एग्जाम्पल, इन दिस एग्जाम्पल व्हाट वी विल सी कि क्रेडिट ने किस तरह से एक इंसान की इनकम को बढ़ाया। मान लो कि एक इंसान है जिसे शूज बनाने हैं, तो उसको शूज बनाने के लिए जितनी सारी चीजें चाहिए होंगी, लेदर चाहिए होगी, पॉलिश चाहिए होगी, तो जिसने उसे शूज बनाने का ऑर्डर दिया है उससे वो एज एडवांस 1000 रुपये ले लेगा। अब यहाँ पे क्या है कि जो शूज बना रहा है उसने जब 1000 रुपये ले लिए उस इंसान से जो कि उसकी जिसके लिए वो शूज बना रहा है, तो अब वो क्या कहेगा, जो शू मैन्युफैक्चरर है, कि आपने मुझे 1000 रुपये दे दिए हैं, अब मैं आपको शूज बना के दे दूंगा, बाकी का पेमेंट आप मुझे कर देना, और इस तरह से आपको 1000 रुपये दे करके मेरा काम हो जाएगा और मैं आपको शूज बना के दे दूंगा। यहाँ पे उसने 1000 रुपये एज अ लोन ले लिया। 1000 रुपये एज अ लोन लिया, दैट मीन्स उसने 1000 रुपये पहले ले लिए और उसने कहा कि मैं आपको बाद में जो है जो गुड्स हैं वो बना कर दे दूंगा, शूज बना करके दे दूंगा, फिर आप बाकी का पेमेंट मुझे कर देना। सो इस केस में सलीम, जो कि मैंने कहानी में शू मैन्युफैक्चरर था, वो सलीम है, ऑब्टेन द क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ प्रोडक्शन। उसने लोन लिया उसी इंसान से जिसके लिए वो शूज बना रहा है एज इन फॉर्म ऑफ एडवांस। अब वो शूज बना देगा क्योंकि जितनी भी सारी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो उस पैसे से निकाल लेगा। द क्रेडिट हेल्प्स हिम टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंस ऑफ प्रोडक्शन। फिर वो अपनी प्रोडक्शन कंप्लीट कर लेगा और इस तरह से वो अपनी जो प्रोडक्शन कंप्लीट करके जब वो सामान बेचेगा तो उसे जो मनी है जो कि बच रहा है वो दे देंगे जो कस्टमर है उसके। सो क्रेडिट देयरफॉर प्लेज अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। इस केस में जो क्रेडिट है उसने अच्छा रोल प्ले किया है। नाउ लेट अस सी स्वप्ना's प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हमने देखा था कि क्रेडिट ने सलीम की मदद की कि वो अपनी प्रोडक्शन कंप्लीट कर सके और यहाँ पे उसको प्रॉफिट अर्न हुआ। लेकिन जब हम बात करते हैं स्वप्ना's प्रॉब्लम की, इस स्टोरी में क्या है, एक लेडी है स्वप्ना, शी इज अ स्मॉल फार्मर। ये ग्राउंडनट उगाती है, मूंगफली उगाती है अपने 3 एकर्स की लैंड पर। वो लोन लेती है एक मनी लेंडर से ना, उसी मनी लेंडर इज दी इनफॉर्मल सोर्स ऑफ लोन। ठीक है, तो वो मनी लेंडर से लोन लेते हैं टू मीट द एक्सपेंस ऑफ कल्टीवेशन। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ कि शी टेक्स अ लोन फ्रॉम अ मनी लेंडर। उसने मनी लेंडर से लोन लिया, क्यों लिया, जैसे कि वो कल्टीवेशन कर सके। उसको उम्मीद थी कि जब हार्वेस्टिंग होगी यानी कि जब फसल की कटाई होगी तो फिर वो अच्छी कटेगी, मार्केट में अच्छी बिकेगी और इस वजह से उसको अच्छा पैसा मिलेगा जिससे वो लोन रीपे कर पाएगी। लेकिन सीजन के बीच में जब क्रॉप उग रही थी तो वहाँ पे क्या होता है कि कीड़े लग जाते हैं और जो क्रॉप है वो फेल हो जाती है। सपना ने वहाँ पे पेस्टिसाइड्स को स्प्रे किया था जो कि बड़े एक्सपेंसिव तो थे, लेकिन उनको स्प्रे करने के बाद भी कुछ फायदा नहीं हुआ, यानी कि पेस्ट लग गए उसकी फील्ड पे, कीड़े लग गए उसकी फील्ड पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना, अब जब खराब हो गई फसल तो वो रीपे नहीं कर पाई मनी लेंडर को लोन, और वो चली गई डेप्थ में। कैसे कि उसको दूसरा लोन लेना पड़ा था सो दैट वो उस मनी लेंडर के लोन को चुका सके। तो उसने लोन लिया और उसने फिर क्रॉप उगाई। ठीक है, जो क्रॉप उगी वो इतनी अच्छी नहीं उगी, फिर उस क्रॉप से जो कुछ पैसा बना उसने उसे मनी लेंडर को पे कर दिया। उससे भी क्या हुआ कि जो मनी लेंडर को उसने पे किया वो नॉट इनफ, वो सफिशिएंट नहीं था, तो उसको अपनी जो जमीन है उसको भी बेचना पड़ा और फिर जाकर के वो पूरा मनी जो रेंट है वो पे कर पाई। सो यहाँ पे क्या है, इट इज नॉर्मल। नाउ स्वप्ना टेक्स अ फ्रेश लोन फॉर कल्टीवेशन।
अगले साल उसने लोन लिया कल्टीवेशन के लिए, वो नॉर्मल क्रॉप उगती है उस साल, तो उस साल जो क्रॉप उगती है उसको वो जब बेचती है मार्केट में तो उससे ज़्यादा कुछ पैसा नहीं आ पाता कि वो अपना पुराना लोन चुका सके। सो शी इज कॉट इन डेट, शी हैज़ टू सेल अ पार्ट ऑफ द लैंड टू पे ऑफ द लोन। अब उसको अपनी ज़मीन बेचनी पड़ी थी सो दैट वो अपना लोन जो है वो चुका सके। ठीक है ना, रूरल एरियाज में जो लोन लिए जाते हैं, तो जो रूरल एरियाज में लोन लेने की लोगों को ज़रूरत पड़ती है वो इसलिए पड़ती है क्योंकि वहाँ पे जो मेन एक्टिविटी है वो है क्रॉप प्रोडक्शन। तो अब यहाँ पे जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसके लिए फार्मर्स को लोन लेना पड़ता है। अब क्रॉप प्रोडक्शन में कैसे क्या क्या होता है क्रॉप प्रोडक्शन में, तो देखो क्रॉप प्रोडक्शन में फार्मर्स को सीड खरीदने होंगे, वही तो है जो उगेंगे और पौधे बनेंगे। तो क्रॉप प्रोडक्शन में उसको सीड चाहिए फार्मर को, उसके लिए बहुत खर्चा लगता है तो वो लोन लेता है। उसके अलावा उसे फर्टिलाइजर्स चाहिए, जैसे हमने देखा स्वप्ना के केस में उसने पेस्टिसाइड्स लिए थे लेकिन फिर भी उसकी ज़मीन पर ऑल्दो जो पेस्ट है उनका अटैक हो जाता है, तो फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन सब के लिए लोन लेते हैं फार्मर्स। पानी पानी अ, जो है उसका लोन लेते हैं, वाटर दैट मीन्स इरिगेशन पंप सेटअप करने हैं या कैनाल सेटअप करने हैं, तो उसमें भी उनका कॉस्ट लगता है, तो वाटर की अवेलेबिलिटी हो इसलिए जो फार्मर्स हैं जो इरिगेशन अच्छा कर सकें इसलिए लोन लेते हैं। सो फॉर इरिगेशन फॉर वाटरिंग द फील्ड दे नीड लोन। ठीक है, तभी तो वो अलग अलग इक्विपमेंट्स या पंप्स सेटअप कर पाएंगे जो कि वाटर प्रोवाइड करेंगे फील्ड को। फिर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है तो उसके लिए भी फार्मर्स जो है अलग अलग मशीन्स खरीदते हैं, जनरेटर्स खरीदते हैं, तो वो सब चीज़ों में भी जो है फार्मर्स को लोन लेना पड़ता है। और मान लो कोई इक्विपमेंट खराब हो गया तो उसका खर्चा, उस खर्चे को निकालने के लिए भी वो लोन लेते हैं। मान लो कोई इक्विपमेंट कोई मशीन खराब हो गई तो फार्मर्स उस मशीन को ठीक करवाने के लिए क्या करेंगे, लोन ले लेंगे, उस पैसे से वो उस मशीन को ठीक कर पाएंगे। ठीक है ना। अब जो क्रॉप उगती है वो 4 महीने लेती है। ठीक है, आप सीड को डालोगे फिर वो 4 महीने बाद तैयार हो जाएगी फसल और फिर वो कट जाएगी। ठीक है, सो द टाइम व्हेन द फार्मर बाय दीज इनपुट्स इज दीज 4 मंथ्स। ठीक है, ये वो 4 महीने होते हैं जब जो फार्मर है वो लोन लेता है और फिर वो अपनी जो क्रॉप है उसको बेचता है। So there is a minimum stretch of 3 to 4 months between the time when the farmer buy these inputs and when they sell the crop. तो फार्मर्स ने लोन लिया और इन सभी इनपुट्स को खरीदा, फिर सीड्स को बोया, ये सब करा, और उसके 4 महीने बाद उसकी क्रॉप बिल्कुल तैयार हो जाती है और वो तैयार हो गई है टू बी सोल्ड इन द मार्केट। फार्मर्स यूजुअली टेक क्रॉप लोन्स एट द बिगनिंग ऑफ द सीजन। सीजन के बिगनिंग पे ही वो ये सब लोन लेते हैं क्योंकि सीजन के बिगनिंग पे उनको सब सारी चीज़ों की तैयारी करनी होती है। एक क्रॉप को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट हैं ये सारे के सारे, कि यू नीड फर्टिलाइजर्स एंड दीज ऑल आर द इनपुट, सो इनपुट की कॉस्ट लगती है। फिर जब आउटपुट तैयार हो जाता है, बाजार में बिक जाता है, तो जो पैसा आता है दैट इज यूज टू रिपे द लोन। सो जो इनपुट होता है, जो सारे आपने इनपुट्स डाले हैं, जो सारे कमोडिटीज आपने प्रोडक्शन के लिए लगाए हैं, जो सारे इन्वेस्टमेंट आपने किए हैं, तो उस दौरान आप क्या लेते हो, लोन लेते हो। फिर जब आपकी जो भी क्रॉप है वो तैयार हो जाती है और बाजार में अच्छे से बिक जाती है, तो उसके बाद आप क्या करते हो, लोन को रीपे कर देते हो। ठीक है नाउ, farmers usually take crop loans at the beginning of the season and repay the loan after harvest। रीपेमेंट जो है ना लोन का, ये क्रूशली डिपेंड किस पे करता है, इनकम फ्रॉम द फार्मिंग। अब जैसे हमने स्वप्ना के केस में देखा था कि स्वप्ना के केस में वो रिपे नहीं कर पाई थी लोन को क्योंकि उसकी जो फार्मिंग हुई थी उससे जो उसकी हार्वेस्टिंग निकली थी, जो उसने खेती बाड़ी की थी, तो जो उसका हार्वेस्ट आया था वो अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, उसकी क्रॉप मार्केट में अच्छी नहीं बिक पाई, तो इस वजह से क्या हुआ कि वो रिपे नहीं कर पाई लोन को। लेकिन मान लो अगर अच्छी उसकी फार्मिंग हो जाती तो वो रिपे कर पाती लोन को। सो रिपेमेंट ऑफ द लोन इज क्रूशली डिपेंडेंट ऑन द इनकम फ्रॉम द फार्मिंग, की फार्मिंग के बाद कैसी इनकम बन रही है उसको ही जो है वही फैक्टर है जो डिपेंड करेगा कि आप रिपे कर पाओगे लोन को या नहीं कर पाओगे।
अब सपना के केस में हम देखें तो द फेलियर ऑफ द क्रॉप मेड लोन रिपेमेंट इम्पॉसिबल। क्रॉप खराब हो गई, लोन नहीं रिपे कर पाई वो, उसको अपनी जमीन का एक हिस्सा बेच देना पड़ा था टू रिपे द लोन। नाउ क्रेडिट और इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग हर, क्रेडिट ने इस बार उसकी कोई मदद नहीं करी। स्वप्ना की अर्निंग नहीं बढ़ी थी क्रेडिट लेने से, ऑल्दो सलीम के केस में उसकी अर्निंग बढ़ी थी क्रेडिट लेने से, लेकिन स्वप्ना के केस में उसकी अर्निंग नहीं बढ़ पाई थी क्रेडिट लेने से। लेकिन इसके तो इस केस में क्या हुआ कि लोन ने उसको और खराब कर दिया, लोन ने उसको और खराब कर दिया, उसके पास जो asset था, जो प्रॉपर्टी थी, वो भी हाथ से चला गया। क्रेडिट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग स्वप्ना इम्प्रूव हर अर्निंग। अब यहाँ पे क्या है दैट स्वप्ना के केस में हमने देख लिया कि जो क्रॉप अच्छी नहीं निकली तो उस वजह से उसको और नुकसान हो गया। उसने लोन लिया था तो क्रॉप अच्छी नहीं निकली, वो रिपे नहीं कर पाई लोन को, उसको अपनी जमीन बेचनी पड़ी, अपना एसेट अपनी प्रॉपर्टी बेचना पड़ा। सो शी हैड टू सेल पार्ट ऑफ द लैंड टू रिपे द लोन। क्रेडिट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग स्वप्ना इम्प्रूव हर अर्निंग लेफ्ट हर वर्स ऑफ, और बुरी हालत हो गई उसकी। ये एग्जाम्पल है जिसमें हम कहते हैं कि इंसान डेट ट्रैप में चला जाता है, यानी कि वो कर्जा नहीं चुका पाता है, वो एक के बाद दूसरा जो लोन है वो लेता रहता है, क्रेडिट लेता रहता है, और एट द एंड उसको अपनी प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा जो है उसको जो डेप्थ है यानी कर्जा उसको चुकाने में निकाल देना पड़ता है। तो दिस इज द डेट ट्रैप। Credit in this case pushes the borrower into a situation from which recovery is not possible. It is very painful. Okay. Now, in one situation क्रेडिट हेल्प्स टू इंक्रीज अर्निंग। जैसे हमने देखा कि वो इंसान, जो हमने सलीम की बात की, तो उसने लोन लिया, ठीक है, लोन लिया मतलब उसने ऐसा कहीं इंसान किसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन से लोन नहीं लिया, रादर उसने क्या किया, उस कस्टमर से ही 1,000 रुपये एज एडवांस ले लिए। देखो 3,000 रुपये उसको मिलते हैं, उसने 1,000 रुपये पहले ही ले लिए, शूज बनाकर इसको दे दिए। तो क्या हुआ, अब ये इसको 2,000 जो है कस्टमर पे कर देगा सलीम को। तो यहाँ पे उसको फायदा हुआ ना। क्या फायदा हुआ उसको? फायदा ये हुआ कि उसको बिजनेस मिला, बिजनेस मिला तो उसको पैसा मिला। उसने 1,000 रुपये एक्स्ट्रा लेकर के 2,000 जो है उसकी कमाई करवा ली। ठीक है। Now, credit in this case pushes the borrower into a situation from which recovery is very painful. इस सिचुएशन में आप देखोगे क्रेडिट हेल्प्स इंक्रीज अर्निंग एंड देयरफॉर पर्सन इज बेटर ऑफ देन बिफोर। उसको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा मिले, प्रॉफिट हुआ, 2,000 रुपये से वो कुछ खरीद सकता है। ठीक है। सो इन अनदर सिचुएशन बिकॉज ऑफ प्रॉफिट ये क्रेडिट ने क्या कर दिया, उस इंसान को डेट ट्रैप में डाल दिया। वो लोन नहीं चुका पा रही थी और चुकाने के लिए उसको अपनी जमीन का एक पोर्शन जो है वो बेचना पड़ा। शी इज क्लियरली मच वर्स ऑफ देन बिफोर। उसकी हालत पहले से भी बुरी हो गई, जो प्रॉपर्टी थी वो भी हाथ से चली गई। वेदर क्रेडिट वुड बी यूजफुल और नॉट देयरफॉर डिपेंड्स ऑन द रिस्क इन सिचुएशन एंड वेदर देयर इज सम सपोर्ट के इन केस ऑफ लॉस। तो यूजफुल होगा क्रेडिट या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है कि रिस्क कितना बड़ा है। अब जैसे उसने क्रॉप उगाई तो क्रॉप फेल हो सकती है और क्रॉप अच्छी हो सकती है। अगर फेल होगी तो वो नहीं कर पाएगी रिपे, अगर क्रॉप अच्छी होगी तो वो कर पाएगी। तो देयर इज अ रिस्क हियर। और अगर मान लो क्रॉप खराब होती है तो उसके पास क्या कोई प्रॉपर्टी है इन केस ऑफ लॉस? सो यस, उसके पास थी प्रॉपर्टी की, वो जो है जमीन को बेच करके जो पैसा है उसको दे दे मनी लेंडर को और इस तरह से वो अपना लोन चुका दे। अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट यानी कि जो इंसान लोन ले रहा है, कौन कौन सी शर्तें होती हैं, कौन कौन सी जो आप कह सकते हो प्रोसीजर्स रहते हैं, या कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, उसके बाद क्रेडिट लिया जाता है, कौन कौन सी बातें हैं जो आपको माननी पड़ती है तब आप लोन ले सकते हो। Every loan agreement, basically terms of credit, that means when you are taking the credit loan, तो लेंडर और आपके बीच में किन किन चीजों की टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं। So every loan agreement specifies an interest rate which the borrower must pay to the lender along with the repayment of the principal. तो एवरी लोन एग्रीमेंट, जो भी लोन एग्रीमेंट होता है ना, उसमें कुछ प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट भी लगता है। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए किसी इंसान ने लोन लिया
तो वो जो इंसान है अगर उसने लोन लिया है तो जब वो लोन को रीपे करेगा तो उसको सरप्लस फंड भी देना पड़ेगा, दैट इज योर इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ जो सरप्लस अमाउंट देते हैं उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया वेदर क्रेडिट वुड बी यूजफुल और नॉट, नहीं हाँ हम तो उधर थे ना। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट विच द बोरोअर मस्ट पे टू द लेंडर अलोंग विद द रिपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट भी पे किया जाता है। इंटरेस्ट रेट क्या होता है? इंटरेस्ट रेट होता है वो एक्स्ट्रा मनी जो कि बोरोअर को पे करना होता है विद द प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, नाउ इन एडिशन लेंडर में डिमांड कोलैटरल। अब मान लो आपने लोन लिया तो जो लेंडर है उसको कैसे ये 100% रहेगा कि आप उसे वो पे करोगे, कैसे रहेगा? तो यहाँ पे लेंडर क्या रहता है, क्या करता है कि वो आपके कोई एसेट, एसेट यानी कि वो कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई व्हीकल भी हो सकता है, वो कोई लैंड भी हो सकता है, लाइव स्टॉक भी हो सकता है, या बैंक में आपकी जो जमा पूंजी है वो भी हो सकती है, उसको गिरवी रखवा देता है। कहता है कि अब आप इसको बेच नहीं सकते हो। अगर आप मान लो कि पैसा पे नहीं कर पाए, मुझे लोन नहीं दे पाए, मतलब जो रिपेमेंट है वो नहीं कर पाए, तो जो ये प्रॉपर्टी है ये जो आपकी मैं बेच दूंगा और उससे मुझे पैसा मिल जाएगा। सो collateral is an asset that the borrower owns. It could be land, building, vehicle, livestock, or deposit with bank, and uses this as a guarantee to a lender until the loan is repaid। यानी कि जब तक लोन रिपे नहीं हो जाता वो जो प्रॉपर्टी है वो गिरवी रहती है, यानी कि जिसकी वो प्रॉपर्टी है वो उसको ना बेच सकता है ना, और ना ही उस पर कोई कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी करवा सकता है। साथ ही में अगर वो पे नहीं कर पाता ये लोन तो फिर आखिरकार क्या होगा कि वो जो लैंड है, वो जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी एसेट है, वो जो है वो जो लेंडर है जिसने लोन दिया है उसको वो बेच देगा और उससे उसको कैश मिल जाएगा। If the borrower fails to repay the loan, the lender has the right to sell the asset or the collateral to obtain payment. Property such as land, title, deposits with bank, livestock are some of the examples of collateral used for borrowing. तो जो कोलैटरल रखी जा जो मॉर्गेज रखा जाता है या जो कोलैटरल की फॉर्म में रखा जाता है वो कोई भी लैंड हो सकता है, या बैंक में आपने कोई डिपॉजिट कर रखा है, या लाइव स्टॉक है, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे अपना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आया, दैट इज कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है, आपने कोलैटरल का मतलब तो समझ लिया, लेकिन क्या केवल कोलैटरल ही है टर्म्स ऑफ क्रेडिट में? नहीं, कोलैटरल के साथ साथ इंटरेस्ट रेट भी है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट कि भाई लोन ले रहे हो इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, शर्त है, मंजूर है, मंजूर है भाई, हमारा जो बोरोवर है वो कह रहे हैं मंजूर है। फिर लेंडर कहता है अच्छा कोलैटरल भी रखना पड़ेगा, कहीं तुमने पे नहीं किया लाइन तो मतलब पे नहीं किया पैसा तो कहता है कि ठीक है मेरे पास ये एसेट है, ये प्रॉपर्टी है, मैं आपको कोलैटरल रखवा रहा हूँ या मॉर्गेज करवा रहा हूँ, गिरवी रखवा रहा हूँ। तो सेकंड टर्म्स ऑफ कंडीशन भी हो गई। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड। अब मान लो कि मैं एक लेंडर हूँ और मैंने किसी को लोन दिया है। मैं कहती हूँ हाँ हाँ मुझे तो पूरा विश्वास है, तुम दिखने से अच्छे भले इंसान लगते हो, तुम धोखा नहीं करोगे, जाओ। अब मान लो कि मैं 10 साल बाद जाती हूँ और कहती हूँ अच्छा मेरा पैसा दो, तुमने मेरा पैसा नहीं रिटर्न किया। तो वो कहेगा कौन सा पैसा, मैंने कौन सा लोन लिया, नहीं मैंने तो कोई लोन नहीं लिया। तो कहते हैं कि जो शब्द है वो मुंह से निकलते हैं और हवा में उड़ जाते हैं। शब्द मुंह से निकल के हवा में उड़ जाते हैं। तो दैट मीन्स अगर आपने बातों बातों में डिसाइड कर लिया कि ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन है तो कोई मतलब नहीं। जब तक सबसे इम्पोर्टेंट चीज पूरी नहीं हो जाती, दैट इज सब काम लिखित में हो, तुम्हारे साइन हो कि तुमने लोन लिया है, तुम्हारे साइन हो कि तुमने इतना लोन लिया है, तुम्हारे साइन हो कि तुमने कोलेट्रल भी रखा है। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, यानी लिखित काम होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए तैयार। एंड मोड ऑफ रिपेमेंट,
कैसे आप पैसा पे करोगे, आप एक साथ सारा पैसा पे करोगे या जो आप किस्तें भरोगे वो हर महीने भरोगे, ये सब चीज़, ये चारों चीज़ें हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो आप यहाँ पे टर्म्स ऑफ क्रेडिट को कैसे याद रखेंगे, कहानी बनानी होगी आपको कि आपने किसी को लोन दिया है तो आप कहते हो कि अच्छा भाई तू इंटरेस्ट रेट देगा ना, वो कहेगा हाँ। अच्छा फिर तू कोलेट्रल भी देगा ना, मतलब रखेगा ना, तो वो कहता है हाँ। अच्छा लेकिन मैं तुझ पे विश्वास कैसे करूँ, सारा काम लिखित में हो, डॉक्यू तो डॉक्यूमेंटेशन भी चाहिए। अच्छा लेकिन तू पे कैसे करेगा मुझे, साल की मतलब एक साथ पे करेगा, हर साल पे करेगा, मतलब एक साथ जैसे कि 10 साल का लोन लिया है तो क्या 10 साल बाद पे करेगा साथ में, या हर एक साल के आखिर में पे करेगा या हर एक महीने पे करेगा। सो मोड ऑफ रीपेमेंट, ये चार चीजें हो जाती है आपकी टर्म्स ऑफ क्रेडिट। Interest rate, collateral, documentation requirement, and mode of repayment together comprise the terms of credit. Terms of credit vary substantially from one credit arrangement to another. हम देखेंगे कि जो क्रेडिट अरेंजमेंट है यानी जो क्रेडिट है वो दो तरह के हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल, दोनों में ही टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी करते हैं। ठीक है, दे मे वैरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड द बोरोअर। अगर मान लो कि रिश्तेदार से लोन ले रहे हो तो वहां भी हो सकता है डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत ना पड़े, हो सकता है वो आपसे कोई इंटरेस्ट रेट ना मांगे, हो सकता है वो आपसे कोई कोलैटरल ना मांगे, बस आपको उसको रीपे करना होगा महीने, मतलब पैसा जो है वो हो सकता है कि आप एक साथ उसे रीपे कर दो या थोड़ा थोड़ा करके रीपे करो। ठीक है, सो दे मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ लेंडर एंड द बोरोवर। जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें हम यही देखेंगे कि टाइप्स ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स या डिफरेंट सोर्सेज ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं। ठीक है, सो दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर नाउ।